ऑफ कोर्स मैं ये मानता हूँ कि ये गैंग वॉर नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को उसकी इमेज को बिल्डअप कर रहे हैं। मूसेवाला का जो अगर 295 सॉन्ग है, तो अगर आप उसको सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो ऐसा उनमें बिल्कुल। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कौन नहीं जानता। 29 मई 2022 वो दिन जिस दिन को सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन काला अध्याय समझते होंगे। सिद्धू मूसेवाला की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी। कई लोग उन्हें आदर्श कहते होंगे, लेकिन वो विवादास्पद भी है। आज तक एक गुत्थी और बनी हुई है, जिसे कहते हैं किसने सिद्धू मूसेवाला को मारा। ये सवाल हमारे बीच अब तक बना हुआ है। इसी पर किताब लिखी है जुपिंदरजीत सिंह ने, जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले हु किल्ड मूसेवाला को लिखने से पहले आपने मूसेवाला को ही क्यों चुना। आप तो क्राइम में आपका बहुत अनुभव रहा है, तो मूसेवाला ही क्यों? जी थैंक यू, मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया। तो मूसेवाला मेरी 6th बुक है। उससे पहले मैंने 5 बुक्स की हैं, जिनमें से 2 बुक्स हैं जस्सी ऑनर किलिंग केस, एक ट्रू क्राइम हुआ और बहुत इंटरनेशनली इनफेमस ऑनर किलिंग केस हुआ है। और ये एक कैनेडियन लड़की थी जो 8 जून 2000 को, जिसका पंजाब में मर्डर होता है इसलिए कि उसने अपने पति को खुद चुना, ना कि उसने अपने पेरेंट्स के बताए हुए मैच से लड़के से उसने शादी की। तो ये उसकी रिबेलियन की कहानी है जस्सी की। उसके ऊपर 2 बुक्स थी, जस्टिस फॉर जस्सी, और सेकंड बुक अभी इसी साल फरवरी में आई थी, बुचर्ड फॉर लव। तो ये दोनों हिंदी और पंजाबी और दूसरी लैंग्वेजेस में अभी आ रही हैं। एक मेरी कविताओं की कहानी है, जो एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने इतने ब्लड शेड वायलेंस देखा है, उसको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है अपनी पोइट्री के थ्रू। फिर मेरी एक छोटी कहानी और मिडल्स की किताब है, और एक भगत सिंह की मैंने पिस्टल डिस्कवर की थी, जिससे उन्होंने जेपी सॉन्डर्स को 17 दिसंबर 1928 में उन्होंने उसको मारा था देश की फ्रीडम फाइटिंग के लिए। तो उसके ऊपर बुक लिखी, वो पिस्तौल गुमी हुई थी, और उसको ढूंढा मैंने 2016 में। तो जहन में तब से किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो लगता था कि यार शायद इस केस से मैं कोई और वाइड स्टडी करके कुछ कर सकूं, एंगल निकाल सकूं। हाँ, तो बैक ऑफ द माइंड था ये। और क्राइम रिपोर्टिंग में मुझे टोटल जर्नलिज्म में 27 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ 3 साल, राजस्थान भी, पंजाब में अभी भी मेरी मेन बीट क्राइम है। पहले मैं पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में था, रीजन्स में था। तो मूसेवाला का जो मर्डर हुआ है वो बहुत ब्रेजन मर्डर हुआ है। पंजाब में उसी से 20 दिन पहले जो पंजाब पुलिस का हेडक्वार्टर है इंटेलिजेंस विंग का, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट सिक्योर प्लेस है, वहाँ पे रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक होता है, आरपीजी अटैक होता है। उससे कुछ हफ्ते पहले नाम्बिया नाम के रेसलर को डे लाइट रॉबरी कबड्डी के फील्ड में मार दिया जाता है। तो ये कुछ बिल्डअप हो रहा था पंजाब में, और उसी दौरान मूसेवाला की ऐसी किलिंग होती है, 6 शूटर उसको दिन दिहाड़े मार देते हैं, और फिर मारने के बाद सीधा ही गैंगस्टर उसको क्लेम कर रहे हैं दैट ये गैंग वॉर थी एंड ऑल दैट था। तो जी, सवाल भी मेरा आपसे यही है कि आपकी किताब का टाइटल ही सवाल करता है, हु किल्ड मूसेवाला। लेकिन जब इतने बड़े नामी गैंगस्टर ने खुद क्लेम किया कि हाँ मैंने मूसेवाला को मारा है, इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई, आज तक वो क्लेम करते हैं। लेकिन आप फिर सवाल किस बात का? क्या मूसेवाला के विवादों से जुड़ी कोई पृष्ठभूमि है जो जनता नहीं जानती? आप किताब से क्या कहेंगे फिर? जी बिल्कुल, बिकॉज जो गैंगस्टर्स का क्लेम है वो इमीडिएटली आ गया मर्डर के बाद। तो एक तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि उन्होंने एकदम से उसको क्लेम क्यों किया। उसके बाद जो पिछले साल में डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें से ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो कुछ लोग इस थ्योरी को मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ या गैंगस्टर, उन्हीं से ये क्राइम शुरू होके उन्हीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके पीछे और बहुत कुछ है। तो ऐसी कई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका मैंने बुक में जिक्र किया है, जो एक सर्टन फोर्सेस हैं जो माना जा रहा है कि उन फोर्सेस का इसके मूसेवाला के मर्डर में हाथ था। जी, क्योंकि आप इस मर्डर केस को जानते हैं, परखते हैं, अच्छा सा आपने परखा हुआ है, तो आपसे एक सवाल ये भी है मेरा कि मूसेवाला के पिताजी ने हाल ही में इंडस्ट्री जो
पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री है उससे कुछ नाम ऐसे कहा था कि मैं कुछ ही दिन में खुलासे करूँगा। क्या मूसेवाला की सिंगिंग करियर और उनके हत्याकांड के बीच कोई कनेक्शन या कोई कड़ी है जो जुड़ती है? हाँ, ये एक मेन थ्योरी है, जो उनके फादर ने भी नाम लिए हैं। बिकॉज़ ये केस अभी भी सब जुडिस है और पुलिस का चालान तो सबमिट हुआ है, लेकिन कोर्ट के चार्जेस नहीं फ्रेम हुए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम बुक में डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बिकॉज़ लॉ ऑफ द लैंड आपको अलाउ नहीं करता है। अगर आप लिखते हो तो आपकी बुक रिलीज़ नहीं हो सकती, राइट? और ऐसी बहुत सी बातें, आप भी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हो जब। क्या आप मानते हैं इस बात को? ऑफ कोर्स मैं ये मानता हूँ कि ये गैंग वॉर नहीं है, ये सिर्फ उसका नहीं है, बिकॉज उसके बाद बहुत कुछ हुआ। उसके बाद आप देखो, लॉरेंस बिश्नोई की जेल से इंटरव्यू हो रही है, एक नहीं उसकी दो दो इंटरव्यू होते हैं बैक टू बैक। तो जेल से इंटरव्यू करना तो बहुत मुश्किल काम है। एक अगर जर्नलिस्ट चाहता है कि मैं जेल से इंटरव्यू कर लूँ तो वो नहीं कर सकता, लेकिन वो तभी हो सकती है अगर गैंगस्टर चाहे कि मैं इंटरव्यू दूँ, या कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो वो चाहें कि मैं इंटरव्यू दूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर भी ऐसा दबाव है कि तुम क्लेम करोगे, आप साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप क्लेम करोगे या करोगे। मैंने काफ़ी कुछ अपनी किताब में लिखा है। जो इंटरव्यूज़ का मेंशन था वो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को, उसकी इमेज को बिल्डअप कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? उसकी जो इंटरव्यूज़ हुई वो मूसेवाला की डेथ एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले क्यों हुई? उनके पीछे में क्या मिस्ट्री है? क्या उसके पॉसिबिलिटीज़ हैं? वो उन सब के ऊपर मैंने इस बुक में हाईलाइट किया है। खैर, इन सब सवालों के जवाब तो आपकी किताब में मिल ही जाएंगे, लेकिन आपकी एक और उपलब्धि है आपने शहीद भगत सिंह की पिस्तौल ढूंढी है। इस उपलब्धि के बारे में कुछ बताएं। जी, थैंक यू। शहीद भगत सिंह, जैसे सब जानते हैं कि हमारे सब बड़े शहीदों में से एक है, सबसे बड़े शहीद ही मानता हूँ मैं तो उनको। तो उनकी जेपी सॉन्डर्स को उन्होंने किलिंग की थी 17 दिसंबर 1928 को, जिसलिए वो राजगुरु जी और सुखदेव जी के साथ उनको फांसी की सज़ा हुई 23 मार्च 1931 को। उसके बाद उनके साथ उनका जितना भी सामान था उनसे मिला, काफ़ी उनके पास लिटरेचर था, बुक्स थी, और भी जो था वो सारा लाहौर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस सब को फिलौर पुलिस एकेडमी भेजा जाए और इस केस को पढ़ाया जाए। जो न्यू पुलिस कैडेट्स हैं, जो न्यू पुलिस ऑफिसर्स हैं, फिलौर पुलिस एकेडमी ब्रिटिश चलाते थे नए पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो उनका मकसद था कि इस केस को हम पढ़ाएंगे कि हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे की, बिकॉज ये पहला केस था जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था इंग्लैंड से वेपन्स को कंफर्म करने के लिए। जी जी जी, यस यस। और सेकेंडली वो ये चाहते थे कि जो फोर्स का मोरल बूस्टिंग, कि इन्होंने हमारे एक ऑफिसर को मारा है तो हमने बदले में 3 को फांसी की सज़ा दी है, तो उससे फोर्स का वो मोरल बूस्ट करना चाहते थे। लेकिन वो पिस्तौल 1931 में ऑर्डर हुआ, लेकिन वो पिस्तौल फिलौर में पहुंची कि नहीं पहुंची, ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री रही। और 2000, बिकॉज भगत सिंह जी को आज़ादी के काफ़ी साल बाद तो उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन 1990 ऑनवर्ड्स काफ़ी उनके बारे में रिसर्च होनी शुरू हुई, तो उनका सामान ढूंढना जाना लगा जिसमें पिस्तौल मेन थी। तो 2005-6 में कुछ आर्टिकल आए थे जिसमें था कि भगत सिंह की पिस्तौल नहीं मिल रही। तब मैं फिलौर के पास ही पोस्टेड था लुधियाना में, मैंने कोशिश की पर मुझे मिली नहीं। तो फिर 2016 में कुछ लोगों को एक्सेस मिला लाहौर मालखाने कोर्ट का, जो पाकिस्तान में है, और वहाँ भी भगत सिंह की पिस्तौल नहीं थी। तो वहाँ से जो आर्टिकल आए उसमें भगत सिंह की पिस्तौल का नंबर था। हर पिस्तौल का एक यूनिक नंबर होता है। तो वो नंबर से मुझे लगा कि अब मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है और मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। और आपने ढूंढा? और उसको मैं ढूंढने लगा, और मैं पुलिस से, फिर मैं अमृतसर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज लाहौर अमृतसर के अंडर था, फिर जलंधर में आया, फिर कहाँ कहाँ मैंने कर के उस पिस्तौल को ढूंढा। वो मुझे मिली इंदौर के बीएसएफ म्यूज़ियम में। वो कैसे उसको ढूंढा वो मैंने अपनी किताब भगत सिंह की पिस्तौल, ये हिंदी में प्रभात प्रकाशन ने छापी है, इंग्लिश में भी वो अवेलेबल है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन, लेकिन इंग्लिश में उसका रिवाइज एडिशन आ रहा है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो प्लीज़ रिवाइज एडिशन की वेट कर ले। और तो उस बुक में मैंने जब उसको लिखने लगा तो मेरा था कि मैं एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिखूँगा, कि मैंने इसको कैसे ढूंढा, क्या इन्वेस्टिगेशन टूल्स मैंने एज ए जर्नलिस्ट किए। लेकिन जब उसको लिखने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो भगत सिंह को जानता ही नहीं हूँ। हम सबको ये वहम है कि हम उनको जानते हैं। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, और जितना मैं पढ़ा मैं ये कन्विंस हूँ
कि भगत सिंह एक अहिंसावादी थे, जबकि उनको कई लोग टेररिस्ट भी बोलते हैं। आप कह रहे हैं अहिंसावादी, मतलब भगत सिंह पिस्तौल और अहिंसावादी। जी, ये बिल्कुल विरोधाभास आप कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो पिस्तौल का जो यूसेज है वो एक गैंगस्टर, एक टेररिस्ट, एक क्रिमिनल के यूसेज से कैसे डिफरेंट है। यही भगत सिंह की आइडियोलॉजी है जिसको मैंने बुक में किया। मैं यहाँ सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उस पिस्तौल का उन्होंने सॉन्डर्स से पहले कभी यूज़ नहीं किया और ना ही उन्होंने बाद में किया। उनके पास 5 महीने का वो पिस्तौल उसके बाद भी उनके पास थी और उन्होंने कभी उसको यूज़ नहीं किया। तो उनका हर गन के पीछे, उसको यूज़ करने के पीछे एक उनका आइडिया था, एक आइडियोलॉजी थी जिसको जिसको कि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शक ज़रूर आपकी इस किताब को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हु किल्ड मूसेवाला, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इस किताब को भी पढ़ेंगे, जहाँ ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि मूसेवाले को लेकर उनको लेकर खालिस्तानी विचारधारा भी एक बनती है। अब चाहे वो उनकी पगड़ी से हो या उनकी पृष्ठभूमि से हो या उनके विवादों से, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये एक नैरेटिव है जो पंजाब में नहीं है ये नैरेटिव। इनफैक्ट मूसेवाला का जो अगर 295 सॉन्ग है, तो अगर आप उसको सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो ऐसा उनमें बिल्कुल कुछ नहीं था। इनफैक्ट मूसेवाला तो जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो जो फनेटिक्स हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, कट्टर जिनको हम बोलते हैं, तो वो तो उनके खिलाफ थे। अगर 295 आप सॉन्ग को सुनो तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अपनी किसी रिसर्च में ऐसा नहीं आया कि मूसेवाला सेपरेटिस्ट थे। हाँ, मूसेवाला ने इंटरव्यूज़ में जिक्र भी किया और उनके घर में महाराजा रंजीत सिंह के पंजाब का मैप है। तो महाराजा रंजीत सिंह का पंजाब तो बहुत बड़ा पंजाब था, लेकिन वो सतलुज थे उस तरफ का वाला जो एरिया और जो पाकिस्तान है वो सारा। तो वो ये बात वो ज़रूर करते थे अपने इंटरव्यू में कि जो ओरिजिनल पंजाब है वो बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी भी खालिस्तान की बात मेरे रिसर्च में तो बिल्कुल नहीं आई है उनके किसी भी उसमें। हाँ, उन्होंने रिबेलियन की बात की थी जब फार्म एजिटेशन हुआ है, तो कुछ क्लिप्स थे जिसमें उन्होंने खालिस्तानी लीडर्स को यूज़ किया है, जिस बिकॉज ऑफ विच उनका ये क्रिटिसिज्म हुआ है। तो उनका उस टाइम क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि उनकी आइडियोलॉजी है। मैंने जितना मतलब ये आइडियोलॉजी और मूसेवाला बिल्कुल इतर हैं, आप ये कहना चाहते हैं। आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा जोपिंदरजीत सिंह जी। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक आपकी किताब को पढ़ें और इस पूरी थ्योरी पर एक बार फिर से विचार करें कि क्या मूसेवाला की डेथ एक गैंग वॉर का नतीजा थी या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। बाकी खबरों के लिए देखते रहें इन खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।